हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का जो हमारी जो पाठ्य पुस्तक है समकालीन विश्व राजनीति के सेकंड चैप्टर दो ध्रुवीयता का अंत करने वाले हैं। ये इस चैप्टर का दोस्तों पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 हमने पहले क्लियर कर लिया। अगर पिछला पार्ट आपने नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है, वहां से जाकर उसे आप देख सकते हैं। ये वीडियो पूरी तरीके से दोस्तों न्यू सिलेबस के आधार पर तैयार की गई, यानी जो सीबीएसई ने 2022 और 2023 को लेकर रिवाइज सिलेबस तैयार किया, उसी के आधार पर इस वीडियो को हमने बनाया। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली, चाहे आप क्लास 12 में बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करें या सीयूटी के लिए, कंबाइंड रूप से वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो बात करते हैं कि दो ध्रुवीयता क्या है दोस्तों। अगर हम दो ध्रुवीयता की बात करें तो दोस्तों दुनिया जब दो गुटों में, या आप कह सकते हैं कि दो कैंपों में, दो ब्लॉकों में बटी हुई थी, तो उसे ही दो ध्रुवीयता के नाम से जाना जाता था। एक ध्रुव पर जो कब्जा था, यानी अगर हम बात करें तो अमेरिका, और दूसरे ध्रुव पर मौजूद था सोवियत संघ। और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 1945 के बाद पूरी दुनिया दोस्तों इन्हीं दोनों के गुटों के इर्द गिर्द ही घूम रही थी। या आप यूँ कह सकते हैं दोस्तों कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अमेरिका और सोवियत संघ ऐसी दो महाशक्तियां थी जिससे किसी न किसी देश से संबंध था, यानी हर कोई देश अपने विकास के लिए इन्हीं दो देशों पर निर्भर था। ये इतिहासकार या आप कह सकते हैं राजनीतिक शास्त्री जो हंसेम्बर्गन था, उनके जो विश्व राजनीति बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने कहा था कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया इन्हीं दोनों खेमों पर निर्भर थी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में। तो दो ध्रुवीयता का मतलब क्या होता है? दुनिया का दो गुटों में बंटना या दो समूहों में बंटना, दो कैंपों में बंटना या दो ब्लॉकों में बंटना, इसे ही दो ध्रुवीय के नाम से जाना जाता है। क्लियर? तो दो ध्रुवीयता जो शब्द है, जो दो ध्रुवीय शब्द, उसका सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया था? तो द्विध्रुवीय विश्व का नाम सबसे पहले दिया था एक अंग्रेजी इतिहासकार टॉयनबी ने। तो टॉयनबी वो पहले इतिहासकार हैं जिन्होंने इस दो गुटों को, है ना, संसार के उस समय के दो गुटों को द्विध्रुवीय के नाम से जाना था और इन्होंने ये नाम दिया था। क्लियर? तो अब बात करते हैं दोस्तों हमारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं आज के। तो सबसे पहले बात करते हैं सोवियत प्रणाली। सोवियत प्रणाली से पहले दोस्तों हमें जानना होगा कि सोवियत संघ, जिससे आज हम पहले यूएसएसआर के नाम से जानते हैं और इसका आज उत्तराधिकारी रूस है, तो ये यूएसएसआर या सोवियत संघ का जन्म कैसे होता है? सोवियत संघ के अगर हम जन्म की बात करें तो होता है इसका जन्म 1917 की रूसी क्रांति के बाद। कब होता है? 1917 में दोस्तों रूस में एक क्रांति होती है जो पूंजीवाद के ऊपर होती है, यानी पूंजीवाद की समाप्ति की बात करती है। और पूंजीवाद की समाप्ति के बाद इन्होंने समाजवाद की स्थापना की थी। यानी तो इस सोवियत संघ का विकास कब होता है? 1917 के रूसी क्रांति के बाद इस सोवियत संघ का विकास होता है। तो बात करते हैं दोस्तों कि सोवियत प्रणाली क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं सोवियत प्रणाली क्या है। तो सोवियत प्रणाली की बात करें तो यह समाजवाद और समतामूलक समाज के आदर्शों पर आधारित थी। यानी सोवियत प्रणाली समाजवाद या समतामूलक समाज के आदर्शों पर आधारित एक ऐसी प्रणाली थी जिसने पूंजीवाद की समाप्ति पर, ठीक है, समाजवाद के उदय का जश्न मनाया। यानी इसका मानना है कि समाज में या विश्व में एक ऐसी प्रणाली होनी चाहिए जो समाजवादी सिद्धांत, समतामूलक सिद्धांतों पर आधारित हो, पूंजीवाद का खात्मा हो। तो ये सोवियत प्रणाली किस पर आधारित है? समाजवादी सिद्धांत पर आधारित थी। ठीक है, यह निजी संपत्ति की संस्था का विरोध करके समाज को समानता के सिद्धांत पर व्यवस्थित करना चाहती थी। इनका मानना है कि भाई समाज में जो है निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, यानी निजी, पूरा समाज जो है निजी या पूंजीवादी समाज पर आधारित ना हो, और जो समाज हो किस पर आधारित हो? समानता के सिद्धांत पर व्यवस्थित हो। और सोवियत प्रणाली की जो ध्रुव थी वो उसकी पार्टी थी जिसका नाम था साम्यवादी पार्टी। तो ये एक प्रकार दोस्तों आप कह सकते हैं कि सोवियत प्रणाली थी। सोवियत प्रणाली किस पार्टी पर आधारित थी या वो कौन सा दल था? तो सोवियत प्रणाली जो थी वो दोस्तों साम्यवादी पार्टी पर आधारित थी। उसकी इस सोवियत प्रणाली की जो धुरी थी, जो केंद्र बिंदु था, वो उसकी पार्टी थी जिसका नाम था साम्यवादी पार्टी। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी। तो सोवियत प्रणाली क्या है? तो ये समाजवाद और समतामूलक समाज सिद्धांत पर आधारित थी और इसका कह सकते जो केंद्र बिंदु था वो था कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है,
चलिए, तो आप समझ गए सोवियत प्रणाली क्या है। अब बात करते हैं सोवियत प्रणाली की विशेषताओं की। दोस्तों, जब हम सोवियत संघ की बात करते हैं और उस समय सोवियत संघ की अगर हम बात करें तो अमेरिका को अगर छोड़ दिया जाए तो अमेरिका के छोड़ने के बाद, अमेरिका को अलग करने के बाद, ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। ये एक उन्नत अर्थव्यवस्था थी। इसमें संचार के साधन उपलब्ध थे, यातायात के साधन उपलब्ध थे, हर प्रकार कह सकते हैं कि व्यक्ति के जन कल्याणकारी कार्यों को फॉलो किया जाता था। सरकार व्यक्ति के अधिकारों की बात करती थी, उनके लिए नीतियां बनाती थी, जिससे व्यक्ति के जीवन काफ़ी सफल हो गए। बट सोवियत प्रणाली के आने बाद इसमें कई सारी कमियां भी आती हैं, वो सारी चीज़ हम बात करेंगे। तो सोवियत प्रणाली की विशेषता क्या था? तो सबसे पहली विशेषता थी पूंजीवाद का विरोध। सोवियत जो प्रणाली थी ये समाजवादी सिद्धांत पर आधारित थी और पूंजीवादी प्रणाली का लगातार इसके द्वारा विरोध किया जा रहा था। दूसरा दोस्तों क्या था? ये नियोजित अर्थव्यवस्था। सोवियत प्रणाली पूरी तरीके से दोस्तों नियोजित अर्थव्यवस्था पर आधारित थी। जैसे आप सभी को पता है, भारत में भी जो नियोजित अर्थव्यवस्था का जो मॉडल है, हमने पंचवर्षीय जो योजना है वो हमने कहाँ से लिया है? वो हमने सोवियत संघ से ही लिया है। ठीक है, वर्तमान रूस, पहले सोवियत संघ से हमने वो प्रणाली ली थी। नियोजित अर्थव्यवस्था का मतलब था कि अर्थव्यवस्था का सही रूप से नियोजित तरीके से विकास करना, डेवलप करना। ये ना हो कि एक जो है एक देश का एक पार्ट, एक हिस्सा जो है विकास के दौर से पीछे छूट जाए और दूसरा विकास, ऐसा नहीं, सभी का समान रूप से विकास हो और कम संसाधनों में अधिक से अधिक जो है आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। तो इस प्रणाली पर आधारित थी सोवियत प्रणाली। इसकी दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है वो क्या है? नियोजित अर्थव्यवस्था। तीसरी विशेषता थी दोस्तों वो है कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा। पूरे सोवियत प्रणाली में जिस पार्टी का दबदबा था वो था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत संघ। तो सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था। कम्युनिस्ट पार्टी के ही लोग चुनाव में खड़े हो सकते हैं, उसी पार्टी के लोग जो है नेता बन सकते थे, प्रधानमंत्री बन सकते थे और उसी की पार्टी के लोग अध्यक्ष बन सकते, कोई दूसरी पार्टी वहाँ पर मौजूद नहीं थी। ठीक है, तीसरा था, चौथी विशेषता है कि न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा। सोवियत संघ में रहने वाले जो यूएसएसआर में रहने वाले सभी लोगों को एक मूलभूत आवश्यक जो सुविधाएं थी, वो रोटी कपड़ा मकान जो होती हैं, वो सारी सुविधाएं उन्हें प्रदान की गई थी। इससे जनता भी काफ़ी खुश थी अपने शासन व्यवस्था थे। ठीक है, इसके अलावा बेरोजगारी वहाँ पर नहीं थी क्योंकि नियोजित अर्थव्यवस्था थी। सभी को समान रूप से जो है सरकार द्वारा नियम बनाकर इतनी चीज़ें दी गई थी ताकि वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, तो बेरोजगारी वहाँ पर ना के बराबर थी। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो वहाँ पर उन्नत संचार प्रणाली थी। उन्नत संचार प्रणाली मतलब कि यातायात के साधन बहुत अच्छी तरह से उपलब्ध थे। कहीं भी आने जाने के लिए बहुत आसानी होती थी। ऐसा ना हो कि आने जाने में बहुत सोचना पड़ता था। उस ज़माने में अगर हम बात करें उस समय में सबसे जो संचार प्रणाली सबसे ज़्यादा विकसित थी वो थी सोवियत संघ की। उसके अलावा अगर हम बात करें एक विशेषता और वह थी उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण। जी हाँ, ऐसा नहीं था कि उत्पादन के साधन पर पूंजीपति या एकल व्यक्ति का अधिकार। यहाँ पर जो उत्पादन के तमाम साधन थे उस पर राज्य का नियंत्रण था और जो सरकार या जो राज्य थी वो उसी उत्पादन के साधनों को समान पर जो है अधिकार रखती, तो उसका समान रूप से सभी को बंटवारा करती थी। तो ये एक प्रकार देखा जाए तो जो सोवियत प्रणाली की जो विशेषता थी। बाद में इसी विशेषता में बहुत सारी कमियां आ जाती हैं जो बाद में सोवियत संघ के विघटन के कारण भी बन जाती है दोस्तों। तो ये जानने बाद हम अब जान लेते हैं दुनिया उस समय जो है दुनिया दो खेमों में बटी हुई थी। आप उसे पहली दुनिया कह सकते हैं, दूसरी दुनिया कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर जो पहली दुनिया थी उसमें जो देश शामिल थे वो पश्चिमी यूरोपीय देशों को पहली दुनिया कहा जाता था और ये पूंजीवादी गुट थे, अमेरिका के नेतृत्व में काम कर रहे थे। दूसरी दुनिया वो थी पूर्वी यूरोपीय देश जो सोवियत संघ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे और ये समाजवादी विचारधारा पर आधारित थे। तो दुनिया उस समय दो गुटों में या दो दुनिया बटी हुई थी, पहली दुनिया, दूसरी दुनिया। तो पहली दुनिया पर अधिकार किसका था? पश्चिमी यूरोपीय देशों का। और दूसरी दुनिया जो कहा जाता है दोस्तों पूर्वी यूरोपीय देश, या इसे साम्यवादी कह सकते हैं, माफ़ कीजिए, इसे पूंजीवादी कह सकते हैं, इसे साम्यवादी कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद दोस्तों एक छोटा सा टॉपिक हुआ है मिखाइल गोर्बाचोव। जब सोवियत प्रणाली की बात होती है तो मिखाइल गोर्बाचोव नाम हमेशा लिया जाता है। तो मिखाइल गोर्बाचोव कौन थे? मिखाइल गोर्बाचोव दोस्तों जो है 1980 दशक में सोवियत संघ की जो नीति थी उसमें सुधार की कोशिश कर रहे थे और उसी सुधार को करने के लिए, उसके लोकतांत्रिकरण को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने दो नीतियां बनाई। उसी नीतियों को क्या कहा गया? एक को कहा गया पेस्ट्रोइका यानी पुनर्रचना और दूसरा था ग्लासनोस्त यानी खुलापन। इन्हीं दोनों नीतियों के माध्यम से अपने अर्थव्यवस्था का पुनः विकास करना चाहते, हालांकि बाद में असफल हो जाते हैं और सोवियत संघ विघटन हो जाता है। इसकी चर्चा हम बाद में अलग से टॉपिक में भी करेंगे।
बात करते हैं दोस्तों एक अन्य टॉपिक, उसका नाम है सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा। तो सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कैसे होती है? तो सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा होती है 1991 में बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में। जी हाँ, किसने की थी? बोरिस येल्त्सिन ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की थी। और ये पूर्वी यूरोप के देशों ने, और इसमें जो प्रमुख देश थे वो थे रूस, यूक्रेन, बेलारूस। तो रूस, यूक्रेन, बेलारूस ने मिलकर संयुक्त रूप से सोवियत संघ के विघटन की जो है घोषणा की थी। हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि दोस्तों कि सोवियत संघ जब इतनी विकसित अर्थव्यवस्था थी, इतना इसके पास उन्नत संचार साधन थे, है ना, पूरी तरह से महत्वपूर्ण थे, तो ये इसका विघटन कैसे हो जाता है? ये वो सिर्फ हम चैप्टर में सिर्फ सोवियत संघ की बात नहीं करेंगे दोस्तों, यानी इसमें ये देखने में आया कि किस प्रकार से जो शासन व्यवस्था जो इतनी विकसित होती है, गलत नीतियों के प्रयोग से, गलत तरीकों को अपनाने से वो किस प्रकार से टूट जाती है, जिस प्रकार से सोवियत संघ आगे टूट जाता है और विघटित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वह CIS यानी स्वतंत्र राज्यों या राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल, यानी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। तो ये क्या थे? इसके अंतर्गत आने वाले जो राष्ट्र थे वो सोवियत रूस के विघटन के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आते हैं। जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है 1991 में, तो ये CIS वाली जो स्टेट वो अस्तित्व में आते हैं। और वो 15, जैसे हमने कहा कि सोवियत संघ तो है, जो सोवियत संघ था दोस्तों 15 गणराज्यों से मिलकर बना था। और जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है तो ये 15 जो गणराज्य अलग अलग हो जाते हैं और मिलकर एक अलग राज्य की स्थापना करते हैं, जिसे क्या कहा गया? CIS यानी स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल, यानी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट नेशन। इसके अंतर्गत वो राष्ट्र थे जो सोवियत संघ विघटन के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में। और इस CIS की जो स्थापना की गई थी दोस्तों, वो की गई थी 8 दिसंबर 1991 में। और CIS की स्थापना करने वाले देश कौन थे? वो थे रूस, यूक्रेन, बेलारूस। ये तो वो 3 देश जो हैं, इन्होंने मिलकर जो है CIS की स्थापना की थी। और अब वर्तमान में आप सभी को पता है कि किस प्रकार से रूस और यूक्रेन में युद्ध चला हुआ है, और अभी जो है यूक्रेन जो है सकेत में हार के कगार पर खड़ा हुआ है। इसके बात करें दोस्तों, जो सबसे बड़ा कारण, वो जो महत्वपूर्ण टॉपिक, वो है सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। आखिर सोवियत संघ जब विघटित हो जाता है उसके कारण क्या रहे? माफ कीजिएगा, सोवियत संघ विघटन के कारण क्या रहे? यानी वो सोवियत संघ जो इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था थी, आखिर वो उसका विघटन कैसे हो गया? ठीक है, क्या कारण थे कि सोवियत संघ समाप्त हो गया, 15 गणराज्य जो है टूटकर बिखर जाते हैं? वो कौन कौन से कारण है? तो सबसे पहला कारण जो था वो था नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा ना कर पाना। आप सभी को पता है दोस्तों 1945 से लेकर 1991 तक जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला, माफ कीजिएगा शीत युद्ध चल रहा। अब इसी शीत युद्ध के दौरान जो है जो सोवियत प्रणाली शुरू में अपने नागरिकों की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक आकांक्षाओं को पूरा कर रही थी, अब जो है शीत युद्ध के दौरान जो उसने अमेरिका से टक्कर ली, क्योंकि एक ही मकसद था अमेरिका या पूंजीवादी देशों से आगे निकलना, और उसके लेकर सोवियत संघ हर प्रकार के काम करने को तैयार था। साम दाम दंड भेंट सभी चीज़ें अपनाई गई। बट ऐसे में नागरिकों की जो मूलभूत आवश्यकताएं थी, जो नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाएं थी, वो पूरा कर पाने में असफल रहता है सोवियत संघ। क्योंकि हमने कहा कि भाई सोवियत संघ में जो सोवियत प्रणाली थी उसमें एक ही पार्टी का शासन था, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी, और ऐसे में दूसरी अन्य पार्टी उसमें शामिल नहीं हो सकती थी। दूसरे लोग राजनीति में जाना तो चाहते थे, बट इस प्रणाली की वजह से, इस स्थिति की वजह से वो शामिल नहीं हो पाते थे। इससे लोगों की राजनीतिक आकांक्षाएं और आर्थिक आकांक्षाएं पूरा नहीं हो पा रही थी। सरकार जो है लोगों पर ध्यान बिल्कुल नहीं दे रही थी। जो सरकार पहले लोगों पर ध्यान दे रही थी, अब वो आर्थिक रूप से भी केवल और केवल अपने युद्ध पर और अमेरिका से आगे निकलने की होड़ पर ही ध्यान दे रही थी। दूसरा जो सबसे बड़ी वजह थी वो थी सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही के शिकंजा। सोवियत प्रणाली पर धीरे धीरे जो है नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया। नौकरशाही सब कुछ हो गई। सरकार द्वारा जो निर्णय लिया जाता था वो जनता तक नहीं पहुंच पाता था, या जनता से बताया भी नहीं जाता था कि हम ये निर्णय ले रहे हैं, ये काम करने वाले, ये नीति बनाने वाले हैं। जब नीतियां बन जाती थी, जब लागू हो जाती थी, तब जाकर जो है जनता को इस बारे में पता चलता था, जिससे जनता के अंदर धीरे धीरे जो है आक्रोश फैल रहा था। एक बार पहले तो आप सबको पूरी स्वतंत्रता दो, और स्वतंत्रता जब अचानक से छीन ले जाती है तो लोगों को जो है दोस्तों ये पछता नहीं है। तो यही हो रहा था सोवियत संघ की जनता के साथ। तीसरा बड़ा जो कारण था वो था कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश। तो कम्युनिस्ट पार्टी भी जो थी दोस्तों वो पावरफुल पार्टी थी और पूरी तरीके से अब ये निरंकुश बन चुकी थी। कहते हैं ना, जब किसी व्यक्ति के पास पहले ज़्यादा शक्तियाँ आ जाती हैं और ज़्यादा शक्ति आने से जो है वो निरंकुश बन जाता है। तो ऐसे में कम्युनिस्ट पार्टी भी अब क्या अंकुश नहीं लगा पाई, या पूरी तरह से दोस्तों निरंकुश बन गई। चौथा कारण है संसाधनों का जो है अधिकतम उपयोग परमाणु हथियार पर। जो भी सोवियत संघ के संसाधन थे,
अब उस संसाधन के इस्तेमाल जनता के विकास के लिए नहीं, जनता के जन कल्याण के नहीं, जनता के लिए नहीं, अब उसका इस्तेमाल केवल और केवल हथियारों को निर्माण करने के लिए, युद्ध की नीति पर खर्च किए गए और परमाणु हथियार को बनाने के लिए किया जाने लगा, जिससे जो जनता की मूलभूत आवश्यकताएं थी अब सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही थी। धीरे धीरे जो है सभी प्रकार की जनता की जो आवश्यकताएं थी, जो सुविधाएं थी, वो समाप्त कर दी गई, ठीक है, और जनता में आक्रोश बढ़ने लगा। पांचवा था रूस की प्रमुखता। हालांकि सोवियत प्रणाली, अगर हम सोवियत संघ की बात करें तो सोवियत संघ 15 गणराज्यों में बटा हुआ राज्य था, 15 गणराज्यों को मिलकर बनाया गया था। तो ऐसे में 15 गणराज्यों की समान रूप से प्रमुखता होनी चाहिए थी। बट सोवियत संघ में ऐसा नहीं था कि भाई 15 गणराज्यों की प्रमुखता थी। प्रमुखता केवल किसकी थी? रूस की, जो उसमें सबसे बड़ा राज्य था, और सभी फैसले जो है रूस लिया करता था। ऐसे में बाकी जो छोटे छोटे देश थे जो इससे जो लगे हुए थे, वो इस गुट से निकलने की कोशिश करने लगे। उनका कहना था कि भाई हम इस में सदस्य में शामिल तो हैं, बट हमारी कोई औकात ही नहीं है, हमसे कुछ पूछा नहीं जाता, हमसे कुछ निर्णय नहीं लिया था, हमें किसी निर्णय में शामिल ही नहीं किया जाता था। तो उनके अंदर जो है एक प्रकार की कह सकते हैं कि अलगाववादी भावना भी उठने लगी थी। और अगला कारण था सोवियत प्रणाली का सत्तावादी होना। अब सोवियत प्रणाली का सत्तावादी क्या होना मतलब होता है कि अब सोवियत प्रणाली द्वारा चुनाव करवाए नहीं जा रहे थे, जो शासक था वही शासित हो गया, उसी पर वो बैठ गया। तो ऐसे में लगातार जो है जनता सरकार की आलोचक बन गई, क्योंकि जो सरकार पहले जनता का इतना ख्याल रखती थी, अब वो जनता का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रख रही थी। ना ही किसी व्यक्ति को, किसी पार्टी को या किसी संगठन को जनता को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा था। एक अगली चीज़ जो है वो है गोर्बाचोव के सुधारों का विरोध। मिखाइल गोर्बाचोव ने सोवियत संघ की व्यवस्था को सुधारने के लिए, सोवियत संघ की हालत को पहले जैसा करने के लिए 2 नीति लाए थे। वो थे जो है ग्लानास्तो और पेस्ट्रोइका। बट इन नीतियों का विरोध किया गया, उनका नीतियों का विरोध किया गया क्योंकि कुछ लोगों का मानना था कि जो है नीति, जो सुधार बहुत तेज गति से होना चाहिए, और कुछ वर्ग का मानना था कि सुधार धीरे धीरे होना चाहिए। ऐसे में इस कस्मोकस में जो क्या हो जाता है कि इसके विरोध, इनके जो सुधार थे उनका पूरा विरोध किया जाता है, और विरोध के कारण आपको पता चल कि पूरी तरह सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। जनता के प्रति जवाबदेह ना होना। अब जो जनता को सभी प्रकार के अधिकार मिले हुए थे, वो सोचिए 1917 में जो रूसी क्रांति हुई थी वो क्यों हुई थी? क्योंकि इसमें भी अधिकार की मांग हो रही थी, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की वहाँ बात रखी गई थी, ठीक है, सामाजिक न्याय, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात रखी गई थी। वो सारी चीज़ें जो है जनता चाहती थी। बट अब जनता जो है, अब पार्टी कुछ भी करती थी, वो जनता के प्रति जवाब नहीं थी। सोवियत प्रणाली के आधार पर कम्युनिस्ट पार्टी कुछ भी निर्णय लेती थी, चाहे योजना को बनाया जाए चाहे ना बनाया जाए, जनता कुछ भी उनसे पूछे वो जनता को कुछ भी बताते नहीं थे। यानी पूरी तरह से जवाबदेही थी समाप्त हो गई थी। अब जब जवाबदेही समाप्त हो गई तो जनता गुस्सा और फूट पड़ा। साथ ही साथ जो मूलभूत आवश्यकताएं थी, रोटी, कपड़ा, इनके दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। बटर के दाम बढ़ गए थे, डबल रोटी के दाम बढ़ गए थे। तो जनता अब त्राहिमाम करने लगी थी। ऐसे में ये कुछ वजह थी जिसकी वजह से सोवियत संघ का दोस्तों विघटन हो जाता है। तो ये सोवियत संघ के विघटन के कारण रहे, ये भी आपको यहाँ से कर लेना है। अब बात करते हैं दोस्तों सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या रहे हैं। तो सोवियत संघ के विघटन का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण परिणाम रहता है वो होता है शीत युद्ध के संघर्ष की समाप्ति। ठीक है, 1945 से के बाद से ही जो संघर्ष शुरू हुआ था, अब वो संघर्ष समाप्त हो, क्योंकि जो संघर्ष था 2 गुटों के बीच था। अब 2 गुटों में से एक गुट जो है सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, इसलिए शीत युद्ध भी पूरी तरह से हम क्या कह सकते हैं, समाप्त हो जाता है। दूसरा, एक ध्रुवीय विश्व की स्थापना, क्योंकि इससे पहले दुनिया 2 ध्रुवीय विश्व में बटी हुई थी। एक का नेता सोवियत संघ था, दूसरे नेता अमेरिका था। ऐसे में जब सोवियत संघ दूसरे ध्रुव में था वो समाप्त हो गया। अब विश्व में केवल एक ध्रुव की स्थापना बचे हुआ था, अमेरिका। एक ध्रुव का मतलब होता है विश्व में एक शक्तिशाली जो है वर्चस्व होता, एक वर्चस्व होना, एक नेता होना। तो ऐसे में एक ध्रुव विश्व की स्थापना हो जाती है सोवियत संघ के विघटन के बाद। ठीक है, इसके अलावा हथियारों की होड़ की समाप्ति। जो हथियारों की होड़ 1945 के से लेकर 1989 तक चल रही थी, वो पूरी तरह से अब समाप्त हो गई। अब हथियारों की होड़ भी समाप्त हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें सोवियत संघ का अंत हो गया, तो सोवियत संघ, क्योंकि अब हम देखें तो सोवियत संघ 1991 में पूरी तरह समाप्त हो जाता है। अब सोवियत संघ जो है 15 गणराज्यों में अलग अलग बढ़ जाता है, और इसका जो सबसे बड़ा गणराज्य होता है वो होता है रूस। ठीक है, इस तरह से सोवियत संघ की समाप्ति हो जाती है। और अब जो है रूस जो है सोवियत संघ का क्या बन जाता है, उत्तराधिकारी बन जाता है, क्योंकि रूस जो है सबसे बड़ा राष्ट्र था, अब वो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बन जाता है दोस्तों।
तो इस तरह से उस सोवियत संघ की समाप्ति हो जाती है जो अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, इतना बड़ा देश था, इतना बड़ा संचालन करता था। अब ऐसी कौन सी खामियां थी आपने देख लिया कि वो किस वजह से जो है सोवियत संघ विघटन हो जाता है। तो सोवियत संघ विघटन एक ऐसा विघटन है जिससे दुनिया के हर देश को सबक लेनी चाहिए। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें और हमें पढ़नी है, नेक्स्ट पार्ट में उसको कवर करेंगे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत